फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अप्रैल 2023 से IC38 का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है, अपडेट हो गया है। तो अब जो आपको एग्जाम्स आते हैं वो नए सिलेबस के हिसाब से और नए कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से आते हैं। मींस जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक सीरीज बनाई गई है और इस सीरीज का नाम है सुपर 50 सीरीज। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या आपको बताए जाएंगे वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नए कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हैं। तो इस सीरीज में हर एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चंस होंगे और एक खास बात, हर एक क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा उसे आप ध्यान से करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं, सिर्फ लैंग्वेज जो पूछने की लैंग्वेज है वो चेंज कर दी जाती है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। आज हम करेंगे सुपर 50 सीरीज का पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, रिगार्डिंग एक्सक्लूजन्स फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, एक वर्ड रहता है जिसे कि एक्सक्लूजन कहा जाता है, इंश्योरेंस में यूज़ होता है। तो आपको ढूंढना है कि इस शब्द से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है जो कि गलत है। सबसे पहली स्टेटमेंट है, एक्सक्लूजन्स आर इंडिकेटेड इन द पॉलिसी। देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सक्लूजन का मतलब क्या है। देखिए, वैसे तो इसे बहिष्कार कह दिया जाता है, पर आप सीधे शब्दों में समझने के लिए इसे कह दीजिए, जिस चीज़ को छोड़ दिया जाए उसे एक्सक्लूजन कह सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट का मतलब है कि जो पॉलिसी है उसमें जो भी एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन का मतलब है जिन्हें पॉलिसी में कंसीडर नहीं किया जाएगा वो सभी इंडिकेटेड रहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक्सक्लूजन्स आर पेरिल्स और सर्कमस्टांसेस नॉट कवर्ड। तो एक्सक्लूजन जो है ये ऐसे जोखिम रहते हैं या ऐसे सर्कमस्टांसेस रहते हैं जिनको कि कवर नहीं किया जाता है। एक्सक्लूजन्स लिमिट द कवरेज अंडर द पॉलिसी। जो एक्सक्लूजन्स हैं ये पॉलिसी में जो जो चीज़ें कवर होती हैं उन पर एक लिमिट प्रोवाइड करता है। मीन्स क्या क्या कवर किया जाएगा और किसे कवर नहीं किया जाएगा, तो वो हमें एक्सक्लूजन से पता चलता है। और ऑप्शन डी जो है, इसमें कहा गया है कि एक्सक्लूजन्स डू नॉट डील विद द रिस्क कवरेज। कि जो एक्सक्लूजन्स रहते हैं ये रिस्क कवरेज के साथ डील नहीं करते हैं। मीन्स रिस्क कवर में एक्सक्लूजन्स का कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो देखिए, यही जो डी ऑप्शन है यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द ब्रोकर्स। अब देखिए, इंश्योरेंस में ब्रोकर्स भी होते हैं, ये आप जानते हैं। जैसे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वैसे इंश्योरेंस ब्रोकर्स भी हैं जो कि अलग अलग कंपनीज के इंश्योरेंस के साथ डील करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ब्रोकर्स रहते हैं उनके रिगार्डिंग आपको ढूंढना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है, ब्रोकर्स रिक्वायर टू अंडरगो ट्रेनिंग बिफोर बीइंग लाइसेंस्ड। मीन्स ब्रोकर्स को लाइसेंस मिलने से पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है, ब्रोकर्स आर अपॉइंटेड बाय इंश्योर्ड टू टेक केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट। ब्रोकर जो है वो इंश्योर्ड के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ताकि वो उसके जो भी हित हैं उनको देखभाल करें। ब्रोकर्स हैव टू पास एग्जामिनेशन बिफोर बीइंग लाइसेंस्ड। ब्रोकर को लाइसेंस मिलने से पहले मीन्स लाइसेंस पाने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है। और लास्ट स्टेटमेंट दी गई है कि ब्रोकर्स शुड बी रजिस्टर्ड कंपनी और फर्म। मीन्स जो ब्रोकर है वो एक प्रकार की रजिस्टर्ड कंपनी या फिर फर्म होती है। तो देखिए, इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि पहली दूसरी और तीसरी मीन्स ए, बी और सी जो ऑप्शंस हैं ये सभी सही हैं अगर हम ब्रोकर के रिगार्डिंग बात करते हैं। जो डी ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी। चलिए, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज डिसिमिलर टू द अदर ऑप्शंस। अब देखिए, नीचे कुछ ऑप्शंस दी गई हैं और आपको चुनना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो डिसिमिलर है। मीन्स 3 तो रिलेटेड होंगी, मैचिंग होंगी, पर एक जो है वो उनसे मैच नहीं कर रही होगी, सिमिलर नहीं है, तो आपको वो वाली टर्म जो है वो चुननी है। सबसे पहले है जेटिसन। देखिए, जेटिसन जो वर्ड रहता है इसका मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा सामान है उसे निकाल देना। नेक्स्ट है हिट एंड रन। हिट एंड रन जो है इसका मतलब है कि टक्कर मारना और फिर भाग जाना। नेक्स्ट है स्यू एंड लेबर।
स्यू एंड लेबर एक प्रकार का क्लॉज होता है जो कि मराइन इंश्योरेंस रहती है ना, उसमें यूज़ होता है। अभी मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। और लास्ट ऑप्शन दी गई है सैल्वेज। सैल्वेज का मतलब होता है जो बचा खुचा रिमेनिंग रह जाता है, उसे सैल्वेज कहा जाता है। अब देखिए जो टर्म है ए, सी और डी मीन्स जेटिसन, स्यू एंड लेबर और सैल्वेज, ये तो रिलेटेड टर्म्स हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब जो शिप है मीन्स जो मालवाहक रहते हैं, मालवाहक हम कह सकते हैं जहाज़, है ना, पानी वाले जो जहाज़ होते हैं जो कि सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, तो अगर उसमें सामान एक्स्ट्रा है, भारी हो गया है, डूबने का खतरा है, तो वो क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा सामान है ना उसे नीचे फेंक दिया जाता है, पानी में फेंक दिया जाता है, उसे कहा जाता है जेटिसन। स्यू एंड लेबर एक जो क्लॉज है, ये भी मरीन इंश्योरेंस में यूज़ होती है। इसमें होता है कि भाई अपने नुकसान को कम करने के लिए जो जो काम किया जा सकता हो, मीन्स ऐसा कोई भी काम जो नुकसान को कम करे या ना होने दे, उसे स्यू एंड लेबर कहा जाता है। और सैल्वेज में क्या है कि जब कोई, मान लीजिए इसको एग्जांपल के साथ बताती हूँ, कि मान लीजिए किसी भी चीज़ का एक्सीडेंट हो जाता है ना, और सर मीन्स जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने उसका कंपनसेशन दे दिया। अब जो बचा हुआ है, मतलब मीन्स मान लीजिए कोई गाड़ी ही है, वो बची हुई है जो भंगार बन गई है ना, बचा खुचा सामान जो है उसका, उसे सैल्वेज कहा जाता है। पर जो हिट एंड रन है वो डिफरेंट कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो डिसिमिलर टर्म है वो ऑप्शन बी है, मीन्स हिट एंड रन। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिसिमिलर टू द अदर ऑप्शंस। अब इस क्वेश्चन में भी आपको टर्म्स पढ़नी है और जानना है कि कौन सी ऐसी टर्म है जो कि बाकियों से अलग है, भिन्न है, डिसिमिलर है। तो ऑप्शंस है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखिए पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, और उसके बाद जब उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, तो उसके बाद के जो खर्चे रहते हैं, मीन्स बाद में चेकअप के लिए जा रहा है या कोई टेस्ट हो रहा है ना, तो ऐसे खर्चों को पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज। मीन्स अगर व्यक्ति के शरीर में कोई पहले से ही डिजीजेज एग्जिस्ट कर रही हैं, बीमारियां उसे पहले से ही हैं, तो उनके ट्रीटमेंट पर जो खर्चा आएगा। नेक्स्ट है री इंस्टेटमेंट वैल्यू। मीन्स पॉलिसी को जब बंद हुई, पॉलिसी को जब चलाया जाता है ना, तो उसे री इंस्टेटमेंट कहा जाता है। फिर है फ्यूनरल एक्सपेंसेस एंड एम्बुलेंस चार्जेस। देखिए फ्यूनरल तो हो गया जो दाह संस्कार किया जाता है उसमें जो खर्चा आएगा, और एम्बुलेंस चार्जेस मीन्स एम्बुलेंस में जो खर्चा आ रहा है। तो देखिए जो आपकी ऑप्शन ए, बी और डी हैं, ये चारों तो रिलेट कर रही हैं हेल्थ इंश्योरेंस से, पर जो रीइंस्टेटमेंट वैल्यू है इसे हम इससे रिलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ इज ऑल्सो नोन एज डैश। अब देखिए इंश्योरेंस का प्रिंसिपल है जिसे प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसे और क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस हैं सेब्रोगेशन, कॉज प्रॉक्सिमा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट और एब्रीमा फाइट्स। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ को हम एब्रीमा फाइट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है पूर्णतः सत्य। मीन्स पूरी बात सच सच जो है एक दूसरे को बताई जाए, इंश्योरर पूरी सच्चाई इंश्योर्ड को बताए और इंश्योर्ड पूरा जो है सच अपने बारे में रिगार्डिंग टू पॉलिसी इंश्योरर को बताए। तो एब्रीमा फाइट्स और ऑटमोस्ट गुड फेथ ये रिलेटेड टर्म्स हैं। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रिंसिपल मीन्स दैट द इंश्योर्ड इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑन हिज लॉस। अब आपको इंश्योरेंस के उस प्रिंसिपल का नाम बताना है जो ये कहता है कि अगर आपके किसी भी चीज़ का लॉस हो जाता है तो उस लॉस से हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। क्योंकि देखिए जो इंश्योरेंस है ना, इसका मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ये हमें मुसीबत के वक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती है। ठीक है, तो ऐसे प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शंस हैं सेब्रोगेशन, कॉज प्रॉक्सिमा,
इंडेमनिटी और एब्रीमा फाइट्स। तो देखिए इस प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। मीन्स इंडेमनिटी का मतलब है जो हमें मुसीबत के वक्त सुरक्षा प्रदान करेगी। टूट फूट हो जाती है अगर किसी भी चीज़ की, तो उसमें हमें सुरक्षा प्रदान करेगी, ना कि हम इसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं लॉस के वक्त, ठीक है ना। तो ऐसे प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है द पर्पस ऑफ डैश इज टू टोल्ड द नेग्लिजेंट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस एंड प्रिवेंट द इंश्योर्ड फ्रॉम कलेक्टिंग ट्वाइस फॉर द लॉस, मीन्स फॉर द सेम लॉस। अब देखिए आपको बताना है कि अब यहाँ पर भी एक प्रिंसिपल के बारे में ही पूछा गया है कि इंश्योरेंस का वो प्रिंसिपल कौन सा है जो ये कहता है कि जो लॉस है वो एक तो नेग्लिजेंट पर्सन जो है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो होगा ही, और एक ही लॉस से आप 2 बार जो है उसका जो कंपनसेशन है वो नहीं ले सकते हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसने 2 अलग अलग जगह से इंश्योरेंस करवाई हुई है, गाड़ी एक ही है उसकी, और अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो वो दोनों कंपनी से कंपनसेशन ले लेगा, उससे भी ले लेगा, उससे भी ले लेगा, मीन्स ट्वाइस कंपनसेशन ले लेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऐसे प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? तो देखिए ऐसे प्रिंसिपल को कहा जाता है सबरोगेशन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश द प्रिंसिपल इन इंश्योरेंस मेंशन द कॉज ऑफ लॉस मस्ट बी डायरेक्ट एंड एन इंश्योर्ड वन इन ऑर्डर टू क्लेम फॉर द कंपनसेशन। अब देखिए यहाँ पर भी इंश्योरेंस के एक प्रिंसिपल का नाम ही पूछा गया है जो ये कहता है, मीन्स उस प्रिंसिपल के हिसाब से ये रहता है कि जो लॉस हुआ है उसका जो एग्जैक्ट कॉज है या डायरेक्ट कॉज है उसके बारे में पता होना चाहिए। मीन्स जो डायरेक्ट कॉज है जिसकी वजह से वो लॉस हुआ है उसकी जानकारी होनी चाहिए, और इंश्योर्ड को जो कंपनसेशन है वो उसी के हिसाब से मिलेगा। तो अब देखिए इसमें जो ऑप्शंस दी गई हैं ये हैं सब्रोगेशन, कॉज प्रॉक्सिमा, इंडेमनिटी और एब्रीमा फाइट्स। अब देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, मीन्स कॉज प्रॉक्सिमा। कॉज प्रॉक्सिमा का मतलब होता है कि जो लॉस हुआ है ना उसका एग्जैक्ट मीन्स बिल्कुल सही वाला कारण ढूंढना कि किस कारणवश वो लॉस हुआ है, ताकि उसी के हिसाब से जो इंश्योर्ड व्यक्ति है उसे कंपनसेशन दिया जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे इसको समझने के लिए आप एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है उसका ना एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब एक्सीडेंट के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। अब हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, तो क्या हुआ कि उसे किसी कारणवश बुखार आ गया और उसकी फिर हो गई डेथ। अब देखिए कि जो डॉक्टर है वो क्या बताएगा, मीन्स अगर तो यहाँ पे उसकी डेथ का कॉज बुखार बता दिया गया तब तो जो क्लेम है वो चला जाएगा नेचुरल डेथ में। पर अगर उसकी डेथ का जो कॉज है वो एक्सीडेंट होगा तो फिर वो जो डेथ है वो किस में जाएगी, एक्सीडेंटल डेथ में चली जाएगी। और एक्सीडेंटल डेथ में जो क्लेम मिलता है वो नेचुरल के कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो इससे ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ लॉस जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश प्रिंसिपल इन इंश्योरेंस mention the assured must have insurable interest in life or property insured। अब आपको इंश्योरेंस के उस प्रिंसिपल का नाम बताना है जिसमें ये बताया जाता है या जो प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी प्रॉपर्टी इंश्योर की गई है या फिर लाइफ की अगर इंश्योरेंस करवाई गई है तो उसमें जो अश्योर्ड व्यक्ति है मीन्स जो पॉलिसी होल्डर है उसका कुछ ना कुछ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। तो उस प्रिंसिपल का आपको नाम बताना है। तो देखिए ऑप्शंस हैं सब्रोगेशन, कॉज प्रॉक्सिमा, इंडेमनिटी और इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब जैसे कि हमने सब्रोगेशन, कॉज प्रॉक्सिमा और इंडेमनिटी के बारे में तो लास्ट क्वेश्चंस में पढ़ लिया है। अब इस प्रिंसिपल का नाम है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The first insurance contract was entered
into by European maritime nation in 1347 to accept dash insurance as a practice। तो देखिए बेसिकली आपको पहली बार जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसका नाम बताना है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो यूरोपियन मैरीटाइम के द्वारा किया गया, 1347 में किया गया, और बताना है किस प्रकार की इंश्योरेंस ये थी। ऑप्शंस दी गई हैं लाइफ, व्हीकल, मराइन और फायर। तो देखिए सबसे पहले जो इंश्योरेंस की गई थी वो थी मराइन इंश्योरेंस, मीन्स जो समुद्री जहाज़ रहते थे उनकी इंश्योरेंस जो थी सबसे पहले की जाती थी, और उसके बाद अलग अलग तरह की इंश्योरेंस स्टार्ट हुई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर निकोलस बार्बन सेट अप इन 1668 द फर्स्ट फायर इंश्योरेंस कंपनी नोन एज डैश। आपको बताना है कि डॉक्टर निकोलस बार्बन के द्वारा 1668 ईस्वी में जो पहली फायर इंश्योरेंस कंपनी शुरू की गई उसका नाम क्या था। तो ऑप्शंस हैं निकोलस कंपनी, फायर इंश्योरेंस कंपनी और फायर ऑफिस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि जो पहली फायर इंश्योरेंस कंपनी थी उसका नाम था फायर ऑफिस। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है द ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन एग्जिस्टेंस टुडे इज़ द सोसाइटी फॉर इक्विटेबल अश्योरेंस ऑफ लाइफ्स एंड सर्वाइवरशिप नोन एज डैश। आपको बतानी है सबसे पुरानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो आज भी एग्जिस्ट करती है, जिसे बनाया गया था सोसाइटी फॉर इक्विटेबल अश्योरेंस ऑफ लाइफ्स और सर्वाइवरशिप के लिए। तो उसका नाम आपने बताना है। ऑप्शंस हैं इक्विटेबल इंश्योरेंस, ओल्ड इक्विटेबल, सोसाइटी फॉर इंश्योरेंस और नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका नाम है ओल्ड इक्विटेबल, तो ये याद रखना है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि डैश डिस्कवर्ड बाय जैकब बर्नॉल्स अराउंड 1700 फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस। आपको बताना है कि जैकब बर्नॉल्स के द्वारा अराउंड 1700 फॉर्म्स पर बेस्ड एक मॉडर्न इंश्योरेंस जो थी डिस्कवर की गई, उसका नाम बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस दी गई हैं लॉ ऑफ इंश्योरेंस, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, लॉ ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस और नन ऑफ दीज। तो देखिए इस डिस्कवरी का नाम था लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, तो याद रखना है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है द संस्कृत टर्म डैश द नेम ऑफ LIC ऑफ इंडिया कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स इज़ फाउंड इन ऋग्वेदा। तो देखिए जो LIC ऑफ इंडिया है उसका जो आप कह सकते हैं लोगो है संस्कृत टर्म से लिया गया है, और ये जो संस्कृत टर्म है ये ऋग्वेदा से ली गई है। ठीक है, तो आपको संस्कृत टर्म का बताना है कि कौन सा वो टर्म है जो कि LIC ऑफ इंडिया का लोगो है। ठीक है, ऑप्शंस हैं योग रक्षा, योग कर्मा, योगक्षेम और ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो LIC का लोगो है वो है योगक्षेम वहाम्यहम। तो योगक्षेमम वहाम्यहम, उसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन सी है योगक्षेमम, ये आएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डैश कंपनी वॉज द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी टू बी सेट अप इन इंडिया टू हेल्प द विडोज ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी। आपको बताना है कि भारत में सेटअप की गई पहली जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसका नाम क्या था, जिसका मेन मोटिव था यूरोपियन कम्युनिटी की जो विडोज़ थी ना उनकी सहायता के लिए इसे सेटअप किया गया था। तो देखिए इसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये भारत की पहली इंश्योरेंस कंपनी थी, पर ये भारतीय नहीं थी। भारत में तो सेटअप की गई थी पर ये एक यूरोपियन कंपनी ही थी, ये भारतीय कंपनी नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, आपने ये ध्यान रखना है। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन गवर्नड बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ ब्रांचेज ऑफ इंश्योरेंस वॉज एनेक्टेड टू प्रोवाइड स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल ओवर द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। देखिए आपको बताना है उस लॉ का नाम
जो कि इंडिया में लाइफ और नॉन लाइफ दोनों तरह की इंश्योरेंस के लिए बनाया गया है और इन इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी ये फॉलो करना पड़ता है और जो भी इंश्योरेंस का बिजनेस है इंडिया में वो सारा इसके अंडर आता है। तो बताना है क्या है वो, ठीक है। चलिए अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस एक्ट 1938, इंश्योरेंस एक्ट 1939, इंश्योरेंस एक्ट 1940 और इंश्योरेंस एक्ट 1941। तो देखिए 1938 में ये एक्ट बनाया गया था और इस एक्ट का नाम है इंश्योरेंस एक्ट 1938 या फिर इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो जितना भी इंश्योरेंस का बिजनेस इंडिया में होता है, चाहे वो लाइफ है चाहे नॉन लाइफ है, वो इसी एक्ट के अंडर आता है। इसी के द्वारा जो रूल्स बने हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो ये आपने क्वेश्चन याद रखना है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। The LIC of India was set up in dash to take over 245 life companies। देखिए LIC की स्थापना कब की गई? पहले क्या थी, छोटी छोटी कई सारी कंपनियां बनी हुई थी। फिर भारत सरकार ने क्या किया, सारी जो ये कंपनीज थी अलग अलग तरह की, अभी इस क्वेश्चन में 245 कंपनीज कहा गया है, इन सभी को ज्वाइंट कर दिया, इकट्ठा कर दिया और LIC की स्थापना कर दी। आपको बताना है कि कौन से सन में या कौन से ईयर में इसकी स्थापना की गई। तो देखिए ईयर था 1956, मीन्स 1956 में LIC की स्थापना कर दी गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश कमेटी सजेस्टेड द रीओपनिंग ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स। आपको उस कमेटी का नाम बताना है जिसने ये सजेस्ट किया कि इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज़ के लिए भी खोल दिया जाए। क्योंकि देखिए पहले जो था सिर्फ LIC ऑफ इंडिया कंपनी होती थी इंश्योरेंस की, जो कि सरकारी थी, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने सर्वे किया, सारी स्टडी वगैरह की और ये सजेस्ट किया भारत सरकार को कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसमें प्राइवेट कंपनियों को भी एंट्री जो है वो देनी चाहिए, है ना। तो आपको उस कमेटी का नाम बताना है। तो देखिए जो इसका आंसर है वो है RN मल्होत्रा कमेटी। RN मल्होत्रा जो थे ये RBI के रिटायर्ड गवर्नर थे। तो इनके अंडर एक कमेटी बनाई गई जिसने ये सारा सर्वे किया और इसलिए इस कमेटी का नाम भी था RN मल्होत्रा कमेटी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। IRDA वॉज सेटअप इन। आपको बताना है कि IRDA मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कब सेटअप किया गया। देखिए इसको सेटअप किया गया था ईयर 2000 में, पर अब पहले तो इसका नाम IRDA था, अब जो है इसका नाम हो चुका है IRDAI। 2014 में मीन्स 2014 में इसके जो नाम था उसमें थोड़ा सा चेंजेस की गई, IRDAI बना दिया गया, मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब हम इसे कहते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मीन्स ईयर 2000। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको IRDA की फुल फॉर्म बतानी है। तो बच्चों याद रखना है कि अब ये IRDAI बन चुका है और इसका जो आंसर आएगा वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर ए तक पूछा जाता है और अगर आई भी लगा के पूछ रहे हैं तो ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द इंश्योरेंस इंडस्ट्री टिल अगस्त 2000 हैड ओनली 2 नेशनलाइज्ड प्लेयर्स LIC एंड डैश। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री थी ना अगस्त 2000 तक, इसमें सिर्फ 2 ही कंपनीज थी नेशनलाइज्ड, 2 ही कंपनीज थी, एक थी LIC, दूसरी का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं NI, GIC, IRDA एंड नन ऑफ दिस। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है GIC, क्योंकि अगस्त 2000 तक भारत में सिर्फ 2 ही नेशनलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनीज थी, एक LIC और दूसरी GIC। LIC थी लाइफ इंश्योरेंस के लिए और GIC थी नॉन लाइफ इंश्योरेंस के लिए। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। डैश हैज़ अलाउड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टू कैरी द इंश्योरेंस बिजनेस। आपको बताना है कि किसके द्वारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी उनको भी ये अलाउ किया गया कि वो भी इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो कर सकती हैं। तो देखिए जो इंश्योरेंस एक्ट था 2002 ये अमेंडमेंट थी,
ठीक है ना, अमेंडमेंट की गई, तो उसके हिसाब से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी उनको भी इंश्योरेंस बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए अलाउ कर दिया गया। तो आंसर जो आएगा वो है इंश्योरेंस एक्ट 2002 विद अमेंडमेंट। तो इसको इस तरह से भी कहा जाता है इंश्योरेंस, और ब्रैकेट में जैसे दिया गया अमेंडमेंट एक्ट 2002। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज गवर्न्ड बाय डैश। आपको बताना है कि भारत में जो इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री है या भारत की जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो किसके द्वारा गवर्न की जाती है। तो ऑप्शंस दी गई हैं इंश्योरेंस एक्ट 1938, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, और लास्ट ऑप्शन दी गई है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए ये तीनों ही जो एक्ट्स हैं इनके द्वारा इंश्योरेंस इंडस्ट्री भारत में काम करती है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश वॉज कंस्टिट्यूटेड एज एन ऑटोनॉमस बॉडी टू रेगुलेट एंड डेवलप द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इन इंडिया। तो आपको उस ऑटोनॉमस बॉडी का नाम बताना है जिसको बनाया गया इसलिए ताकि भारत में इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस का बिजनेस जो है वो अच्छी तरह से किया जा सके, उस पर एक कंट्रोल बना रहे। तो आपको उस ऑटोनॉमस बॉडी का नाम बताना है। ऑप्शंस है LIC, GIC, IRDAI और NBFC। तो देखिए भारत में जो इंश्योरेंस का रेगुलेटर है उसका नाम है IRDAI, मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी जो है वो आएगा इसका राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDAI इंक्लूड्स, आपको बताना है कि IRDAI के मेन ऑब्जेक्टिव्स या फिर फंक्शंस क्या है। ऑप्शंस दी गई हैं पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन, हेल्दी ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस मार्केट, बोथ A एंड B, और लास्ट ऑप्शन दी गई है ओनली A। देखिए ऑप्शन ए का मतलब है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं जिन्होंने अपना बीमा करवाया हुआ है उनके हितों की रक्षा। जो सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, वहाँ पर दिया गया है कि इंश्योरेंस मार्केट की हेल्दी ग्रोथ। तो देखिए IRDAI के जो फंक्शंस हैं उसमें ए और बी दोनों ही आ जाते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मीन्स बोथ ए एंड बी। IAIS स्टैंड्स फॉर। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको IAIS की फुल फॉर्म बतानी है। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स। तो याद रखना है ये, ढूंढिए कहाँ पे है ऑप्शन, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। टू प्रोवाइड द इंश्योर्ड अ स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमलगेटेड डैश। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत सरकार के द्वारा ऐसा कौन सा काम किया गया है जिसकी मदद से जो इंश्योर्ड व्यक्ति रहते हैं, मीन्स जिन्होंने बीमा करवाया हुआ है, उनकी जो शिकायतें हैं उनका जल्दी से और सस्ते में निवारण किया जा सके। मीन्स उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको जल्दी और सस्ते वे में कैसे उसको सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस चीज़ की शुरुआत की। तो देखिए इसके लिए जो ऑप्शंस दी गई हैं वो हैं रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस रूल 1987, देन रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस रूल 1998, देन रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस रूल 1989 और रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस रूल 1990। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, इसे RPG रूल 1998 भी कहा जाता है। तो ये जो रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस रूल 1998 की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई ताकि जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी शिकायतों का जल्दी से जल्दी निवारण किया जा सके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। RPG रूल 1998 सेट अप एन इंस्टीट्यूशन फॉर बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इन द इंश्योरेंस। अब देखिए ये जो रूल था RPG रूल 1998,
मीन्स आरपीजी रूल 1998, इसने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जिसकी हेल्प से जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनका इंश्योरेंस पर विश्वास बढ़ा। तो आपको बताना है कि उस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है। तो देखिए ऑप्शंस दी गई हैं, मैनेजमेंट, ओम्बड्समैन, काउंसिल, और जो लास्ट ऑप्शन है वो दी गई है कमेटी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ओम्बड्समैन, क्योंकि आरपीजी रूल के बाद इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की स्थापना की गई, जिसे हिंदी में बीमा लोकपाल भी कहा जाता है। बीमा लोकपाल एक ऐसी संस्था है जो कि बीमा होल्डर जो होते हैं, मीन्स इंश्योरेंस होल्डर जो रहते हैं, उनकी अगर कोई शिकायत है रिगार्डिंग इंश्योरेंस कंपनी या और भी पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी शिकायतें हैं, तो उनका निवारण किया जाता है, उनका सोल्यूशन दिया जाता है। तो ऑप्शन बी मीन्स ओम्बड्समैन इज द राइट आंसर। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ओम्बड्समैन इज एंट्रस्टेड विद डैश फंक्शंस। आपको बताना है कि ये जो ओम्बड्समैन रहता है ना, जिसे हम लोकपाल कहते हैं, इसके काम क्या होते हैं। तो ऑप्शंस दी गई हैं, मैनेजिंग एंड काउंसलिंग, कॉन्सिलेशन एंड अवार्ड मेकिंग, एजेंसी एंड प्रिंसिपल, एंड नन ऑफ अबव। तो देखिए ओम्बड्समैन का जो मेन काम रहता है वो रहता है कॉन्सिलेशन और अवार्ड मेकिंग, यानी कि जो भी शिकायतें उनके पास आई हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, या फिर इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है उसे सॉल्व करना, ये मेन काम रहता है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, द डैश इज एसोसिएटेड विथ इंश्योरेंस बिजनेस आर एजेंट्स, सर्वेयर्स, लॉस असेसर्स, ब्रोकर्स, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड बैंक्स। बेसिकली इस क्वेश्चन में ना पूछा गया है कि जो ये एजेंट्स, सर्वेयर, ब्रोकर वगैरह रहते हैं इंश्योरेंस बिजनेस में, ये क्या होते हैं या ये कौन सा रोल प्ले करते हैं। तो ऑप्शंस हैं मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरमीडिएटरीज का, या फिर रेगुलेटर्स का। तो देखिए ये जो एजेंट्स हैं या ब्रोकर्स हैं या बाकी जो और इस क्वेश्चन में दिए गए हैं सभी नाम, ये सभी ना इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले करते हैं। देखिए इंटरमीडिएटरी क्या होता है, ये एक लिंक है जो कि ग्राहक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में है, मीन्स जो दोनों को जोड़ के रखेगा, दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करता है, वो है एजेंट्स, सर्वेयर्स वगैरह, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी है, इंटरमीडिएटरी। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है कि डैश इन द इंश्योरेंस आर जस्ट लाइक रिटेलर्स ऑफ एनी कंज्यूमर प्रोडक्ट हु हेल्प इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट्स। देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंश्योरेंस में ना वो कौन है जो कि एक रिटेलर की तरह काम करता है। जैसे कि जो रिटेलर होते हैं ना, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर आइटम्स जो हैं उनको सेल करने में हेल्प करते हैं, है ना। तो उसी तरह से इंश्योरेंस में वो कौन है जो रिटेलर का काम करता है और इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स जो आते हैं, मीन्स जो इंश्योरेंस की अलग अलग तरह की पॉलिसीज आती है ना, उन्हें इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो उनकी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं सर्वेयर, लॉस असेसर, एजेंट्स और बैंक्स। तो देखिए जो काम इंश्योरेंस को सेलिंग का है वो है किसका, एजेंट का। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, डैश आर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स appointed by an insurance company to assess the loss or damage when a claim is notified under the policy issued by them। देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको उस प्रोफेशनल का नाम बताना है जो कि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो ये चेक करते हैं कि लॉस या डैमेज कितना हुआ है। जब मीन्स मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी को कोई क्लेम आ गया, ठीक है ना, अब उस क्लेम को पहले तो वो जांचते हैं, परखते हैं कि सही वे में ये लॉस हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो उसके बाद जो है क्लेम जो है वो दिया जाता है, जिस भी व्यक्ति ने क्लेम को मतलब जिसका भी क्लेम हुआ है, लॉस हुआ है, उसको क्लेम दिया जाएगा, है ना। तो आपको उन प्रोफेशनल्स के नाम बताने हैं जो कि इस क्लेम को ना चेक करते हैं, जो भी यानी कि जो लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है ना उसको चेक करेंगे और उसके बाद कंपनी को रिपोर्ट देंगे। तो वो कौन होंगे, तो भाई इसमें जो ऑप्शन दी गई है ना उसके हिसाब से सर्वेयर और लॉस असेसर जो होते हैं ना वो ये काम करते हैं कि जो भी लॉस वगैरह है उसको चेक करना और फिर उसकी
रिपोर्ट जो है वो कंपनी को देना, ताकि जो कंपनी है उस आगे उस लॉस के हिसाब से क्लेम जो है वो दे सके। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन डी होगा, जिसमें दिया गया है बोथ ए एंड बी। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है डैश आर द एजेंट्स बट दे कैन सेल पॉलिसीज ऑफ सेवरल लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एट अ टाइम। आपको बताना है कि ऐसे एजेंट को क्या कहा जाता है जो कि अलग अलग कंपनीज की लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं एक ही समय में। मीन्स ऐसे एजेंट को क्या कहा जाएगा? ऑप्शंस हैं सर्वेयर, लॉस असेसर, ब्रोकर एंड बैंक्स। तो देखिए जो सही ऑप्शन है यहाँ पे वो ऑप्शन सी है, क्योंकि ब्रोकर्स ऐसे एजेंट्स होते हैं ना जो अलग अलग कंपनीज लाइफ की भी और नॉन लाइफ, है ना, तो उनके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, उन्हें ब्रोकर कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि डैश आर द मिडल मैन इन द हेल्थ केयर डिलीवरी चेन इन इंश्योरेंस सेक्टर। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेल्थ केयर में जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस सर्विसेज रहती है ना, उसमें मिडल मैन की भूमिका कौन निभाता है। तो ऑप्शंस दी गई हैं सर्वेयर, लॉस असेसर, ब्रोकर और टीपीएस। तो देखिए हेल्थ इंश्योरेंस जो सेक्टर रहता है उसमें ना मिडल मैन का काम जो करता है वो करता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीपीए कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इसमें पूछा गया है कि डैश इज द इंश्योरेंस कंपनीज टाइंग अप विद बैंक्स टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। देखिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करना, कैसे करना? बैंक्स के साथ इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, कोलैबोरेशन कर लेती हैं, टाई अप कर लेती हैं, जिसकी हेल्प से वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं। तो उस टाई अप को, इंश्योरेंस कंपनी और बैंक के टाई अप को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस दी गई हैं फ्रेंचाइजिंग, मर्जर, बैंक अश्योरेंस और इंश्योरेटेड लिंक्ड बैंकिंग। तो देखिए इसका जो आंसर है, क्योंकि बैंक और इंश्योरेंस दो शब्दों के मेल से बना है बैंक अश्योरेंस, है ना, तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, बैंक अश्योरेंस। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा अलग है, जानकारी से भरा हुआ है। क्या है ये क्वेश्चन? डैश कंपनी सेंट 50,000 डायरेक्ट मेलर्स टू ऑफिस गोअर्स इन मुंबई थ्रू देयर लंच बॉक्सेस। एक इंश्योरेंस कंपनी रही है, उसने क्या किया कि जैसे हम मुंबई के बारे में सुनते हैं कि वहाँ पर डब्बे वाले होते हैं ना, जो कि लंच बॉक्सेस पहुँचाते हैं लंच टाइम में अलग अलग ऑफिसेज में। तो उस कंपनी ने क्या किया कि जो लंच बॉक्सेस के साथ ना 50,000 डायरेक्ट मेल्स पहुँचाई गई ऑफिसेज में, जिन मेल्स में उन्होंने अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी हुई थी। मीन्स एक प्रकार की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई डब्बा वालाज के थ्रू। ठीक है, तो आपको उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है। ऑप्शंस है बजाज इंश्योरेंस, रिलायंस इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई इंश्योरेंस और टाटा इंश्योरेंस। तो देखिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि आईसीआईसीआई इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सेंट 50,000 डायरेक्ट मेलर्स टू द ऑफिस गोअर्स इन मुंबई थ्रू देयर लंच बॉक्सेस एंड इट इज़ अ डैश। अब देखिए इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 50,000 डायरेक्ट मेल सेंड की थी, कहाँ पे? अलग अलग ऑफिसेज में थ्रू लंच बॉक्सेस। तो ये एक प्रकार की कैसी मीन्स मार्केटिंग कहेंगे आप इसे, है ना। तो ऑप्शंस हैं वर्क साइट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रिटेल मार्केटिंग एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए ऐसी मार्केटिंग को डायरेक्ट मार्केटिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि डैश इज अ सोशल डिवाइस फॉर एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम सर्टेन रिस्क। आपको ऐसी सोशल डिवाइस या फिर सामाजिक आप कह सकते हैं डिवाइस का नाम बताना है जिसकी हेल्प से सोसाइटी में, मीन्स जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, है ना,
उनके ऊपर जो एक खतरा बना रहता है, रिस्क बना रहता है लाइफ पर, तो उसको कैसे रिड्यूस या एलिमिनेट किया जा सकता है, तो ऐसी सोशल डिवाइस का नाम बताना है। ऑप्शंस है प्रीमियम पॉलिसी, इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक आपको ऑप्शंस में से पता चल गया होगा कि ऐसी डिवाइस को क्या कहा जाता है, इंश्योरेंस कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंश्योरेंस प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट डैश। अब देखिए आपको बताना है कि जो इंश्योरेंस है ना, बीमा, वो किससे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ऑप्शंस है रिस्क, लॉसेस, बोथ है एंड बी नन ऑफ देम। तो देखिए जो इंश्योरेंस है ये रिस्क और लॉसेस दोनों से ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए सी जो है वो राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा गया है कि डैश इज द पार्टी हु अग्रीज टू कंपनसेट द अदर पर्सन अगेंस्ट पॉसिबल लॉस। देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मीन्स इंश्योरेंस की जाती है ना, उसमें ना दो पार्टीज होती हैं, एक होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योरर होती है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड वो व्यक्ति होता है जो इंश्योरेंस करवाता है, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योर्ड का क्या काम होता है, प्रीमियम भरना, ठीक है ना, और इंश्योरर का काम होता है कि अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई तो आपके नॉमिनी को जो है इतना पैसा दिया जाएगा, या फिर अगर कोई मिस हैपनिंग नहीं होती है तो आपको इतनी मैच्योरिटी दे दी जाएगी। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको उस पार्टी का नाम बताना है जो कि दूसरे व्यक्ति को लॉस की स्थिति में कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा या कंपनसेशन देगा, मुआवजा देगा, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं इंश्योर्ड, इंश्योरर, अश्योर्ड एंड नन। तो देखिए कंपनसेशन कौन देगा, बिल्कुल सही, वो देगा इंश्योरर, क्योंकि इंश्योरर ने ये प्रॉमिस किया है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, लॉस हो जाएगा, तो कंपनसेशन कौन देता है, इंश्योरर। इंश्योर्ड का काम होता है प्रीमियम भरना। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द डैश इज द पार्टी हु गेट्स हिज लाइफ और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड अगेंस्ट रिस्क। आपको उस पार्टी का नाम बताना है जो कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अपनी लाइफ को या अपनी प्रॉपर्टी को रिस्क से क्या कर लेता है, इंश्योर्ड कर लेता है। तो इंश्योरर तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं है, क्योंकि ये काम इंश्योरर करता है और किसकी प्रॉपर्टी या लाइफ को कर देता है, इंश्योर्ड की, ठीक है ना। तो ऑप्शंस हैं इंश्योर्ड, इंश्योरर, अश्योरर एंड नन। तो देखिए प्रॉपर्टी किसकी हो रही है, इंश्योरेंस किसकी प्रॉपर्टी की हो रही है ना, वो हो रही है इंश्योर्ड की। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन द इंश्योरर अग्रीज टू कंपनसेट द इंश्योर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ सम ऑफ द मनी कॉल्ड एज डैश। अब देखिए जो इंश्योरर है ना, वो जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, तो वो अग्री कर जाता है, वो कहता है कि हाँ जी मैं आपको इतना कंपनसेशन दे दूंगा अगर प्रॉब्लम हो गई, कोई लॉस हो गया इंश्योर्ड को, है ना। तो उसके बदले में वो इंश्योर्ड से ना कुछ पैसा लेता रहता है, ठीक है ना। अब उस पैसे को क्या कहा जाता है, ऑप्शंस हैं प्रीमियम, पॉलिसी, सब्जेक्ट मैटर एंड नन। तो देखिए ऐसे पैसे को कहा जाता है प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम एक वो अमाउंट है जो कि जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो उसका जो हम पैसा पे करते हैं, थोड़े थोड़े मात्रा में पैसा पे करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रीमियम कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है द थिंग्स और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज कॉल्ड एज डैश ऑफ द इंश्योरेंस। अब देखिए जिस भी चीज़ की, प्रॉपर्टी की या फिर कोई और लाइफ की इंश्योरेंस करवाई जाती है ना, उसे क्या कहा जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं सब्जेक्ट मैटर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, पॉलिसी एंड नन। देखिए जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ना, इसका तो ये मतलब होता है कि जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये बताता है कि उस इंश्योरेंस में हमें क्या मिलेगा, मीन्स क्या इसमें बेनिफिट आएगा, मीन्स अगर क्लेम आएगा तो कितना आएगा और अगर मैच्योरिटी आएगी तो कितनी आएगी, तो वो हमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट से पता चलता है। और पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी तो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में
कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका प्रूफ होती है। तो जो चीज़ जिसकी इंश्योरेंस कर दी गई है ना, उसे क्या कहा जाता है, उसे सब्जेक्ट मैटर कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। अब जो अगला क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा गया है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ डैश अग्रीमेंट। देखिए, जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है ना, आपको बताना है कि वो किस प्रकार का अग्रीमेंट होता है, किस प्रकार का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, मीन्स जो अग्रीमेंट हुआ है उसकी टाइप बतानी है। ऑप्शंस हैं कंटिंजेंट, कांस्टेंट, बोथ, नन ऑफ दीज। तो देखिए, ये इसका मतलब मीन्स जो आंसर आएगा ना वो ऑप्शन ए है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना इंश्योरेंस का, ये कंटिंजेंट अग्रीमेंट होता है। कंटिंजेंट अग्रीमेंट का मतलब होता है जिसमें ना प्रॉमिसेस को एक्सचेंज किया जाता है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से प्रॉमिस किया जा रहा है। इंश्योरर कहता है कि आप मुझे इतना प्रीमियम देते रहो, अगर कोई लॉस हो गया तो आपको क्लेम मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो आपको मेच्योरिटी मिल जाएगी, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें। और जो इंश्योर्ड व्यक्ति है वो प्रॉमिस करता है कि मैं इतने समय तक जो है ईमानदारी से प्रीमियम भरता रहूँगा, है ना। तो इस प्रकार ये एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस मीन्स जो वादा है उसका एक्सचेंज किया जाता है दोनों पार्टीज़ की तरफ से, उसे कंटिंजेंट अग्रीमेंट कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा गया है कि जो बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड एक इंश्योरेंस कंपनी थी जो कि भारत की पहली भारतीय इंश्योरेंस कंपनी थी, वो कब बनी, उसकी स्थापना कब हुई। तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1870 में। ठीक है, सन 1870 मीन्स ईयर 1870 में इसकी स्थापना की गई थी और ये भारत की पहली भारतीय इंश्योरेंस कंपनी थी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। तो देखिए, अब आपको पिछले क्वेश्चन से इसका नाम पता ही चल गया, बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड जो है वो भारत की पहली भारतीय इंश्योरेंस कंपनी थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा गया है कि रिस्क इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश थ्योरी। देखिए, जो रिस्क कैलकुलेट किया जाता है ना, इवेल्युएट किया जाता है, उसकी वैल्यू निकाली जाती है, वो कौन सी थ्योरी पर निकाली जाती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शंस हैं वेरिएबिलिटी, कॉन्टिंजेंसी, प्रोबेबिलिटी एंड ऑल। तो देखिए, जो रिस्क की इवेल्युएशन है ना वो की जाती है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी जो शब्द है ना इसका मतलब होता है संभावना, क्योंकि रिस्क जो है ना ये तो है नहीं है कि फिक्स है कि होना ही होना है। अब ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता, पर क्या है कि रिस्क की जो संभावना है ना, पॉसिबिलिटी है ना, वो बनी रहती है। कभी भी हम अब रोड पर अगर जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी ना। वो तो अलग बात है कि हम केयरफुली चलाएं या सारे रूल्स के अकॉर्डिंग चलाएं, तो इसी संभावना में क्या हो जाता है, परसेंटेज कम हो जाती है, पर प्रोबेबिलिटी जो है वो बनी रहती है। तो इसलिए रिस्क को कैलकुलेट किया जाता है किसके हिसाब से, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ टाइप ऑफ रिस्क। आपको बताना है कि ना नीचे कुछ रिस्क के टाइप दिए गए हैं और कौन सा ऐसा शब्द है जो कि रिस्क की टाइप में नहीं आता है। ऑप्शंस हैं स्पेक्यूलेटिव रिस्क, डायनामिक रिस्क, फंडामेंटल और क्वांटिटेटिव। अब इनमें जो स्पेक्यूलेटिव रिस्क है इसे प्रत्याशित रिस्क या प्रत्याशित खतरा कहा जाता है। ये देखिए, ऐसे रिस्क होते हैं ना, जैसे जो सट्टा बाजार में पैसा लगाना है ना, उस तरह के रिस्क जो है वो स्पेक्यूलेटिव रिस्क आ जाते हैं। फिर दिया हुआ डायनामिक रिस्क। अब ये जो डायनामिक रिस्क होते हैं ना, इसमें क्या है कि इनका पता नहीं होता, ये कभी भी किसी भी जगह पर खतरा जो है मीन्स जो अनएक्सपेक्टेड है, कहीं से भी उठ के कोई भी मुसीबत आ जाए, तो उसे हम डायनामिक रिस्क कहते हैं। फिर जो फंडामेंटल रिस्क है ना, ये ऐसे रिस्क होते हैं जो कि पूरी की पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। पर जो क्वांटिटेटिव रिस्क है ना, मीन्स हम रिस्क की क्वांटिटी को नहीं पहले मेजर कर सकते, है ना। तो इसलिए जो क्वांटिटेटिव वर्ड है, ये रिस्क हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, ये किसी प्रकार का रिस्क नहीं आएगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका
राइट आंसर आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा गया है इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स डैश इंटरेस्ट। आपको बताना है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो आता है इंश्योरेंस में है, इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शंस हैं इंडिविजुअल, सोशल, मॉनेटरी एंड ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इसका मतलब होता है मॉनेटरी इंटरेस्ट, मीन्स इंश्योरेंस करवाने पर जो उसमें हमें पैसे का लाभ है, कितना पैसा मिलेगा हमें इन द केस ऑफ क्लेम और इन द केस ऑफ मेच्योरिटी, है ना, तो उसे मॉनेटरी इंटरेस्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम करेंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी होता है टूट फूट से सुरक्षा, मीन्स अगर कोई मुसीबत आ जाएगी तो उसका कंपनसेशन मिल जाएगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। जो हमारी नॉन लाइफ इंश्योरेंस रहती है ना, जिसमें हमारी गाड़ियों की इंश्योरेंस आ जाती है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस आ जाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो काम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी पर। ठीक है, तो अब नीचे क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से चुनना है कि कौन सा ऐसा इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के हिसाब से काम नहीं करता है। तो फायर इंश्योरेंस है, मराइन इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है और लास्ट ऑप्शन दी गई है ऑल। तो देखिए जो फायर और मराइन इंश्योरेंस है ना, ये दोनों जो इंश्योरेंस है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी पर काम करते हैं। पर जो लाइफ इंश्योरेंस होती है ये प्रिंसिपल ऑफ अश्योरेंस पे काम करती है, क्योंकि देखिए लाइफ इंश्योरेंस में हमें भरोसा होता है कि अगर मुसीबत आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो क्लेम मिलेगा, और अगर नहीं आई तो क्या मिलेगी, तो हमें मिलेगी मेच्योरिटी। तो इसलिए जो लाइफ इंश्योरेंस है ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के हिसाब से काम नहीं करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Thanks for watching the video and best of luck.